के समक्ष बैठे हमारे सभी जांबाज साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। हमारे खून में स्वाभिमान का बीज बोकर हमारी भुजाओं को अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत देने वाले सामाजिक क्रांति के प्रणेता, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, नवीन भारत के संविधान शिल्पी बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उन तमाम महापुरुषों का वैचारिक वंदन करते हुए, साथियों, ये एक सुनहरा अवसर है कि हम आज बहुत सारे लायर्स के बीच हैं और आज हमारे देश में बाबा साहब ने वो जो बात कही थी कि कोई समाज प्रबुद्ध कब होता है, 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील की जो बात कही थी उन्होंने, आज हमारे समाज में लाखों की संख्या में वकील हैं, लेकिन फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। कारण यह है कि निर्णायक भूमिका में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। और आप लोग वकील लोग हो, ज्यादा इस चीज को समझ रहे होंगे। संविधान का आर्टिकल नंबर 14 जो हमको कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब किसी जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन पिछले 70 साल से जब से ये संविधान लागू हुआ तब से हमें ऐसा लग रहा है कि पहले से ज्यादा अन्याय की तरफ हमारे विरोधी लोग जा रहे हैं और हम बिखरे हुए लोग उस दिशा में जो प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी डेवलप करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। प्रैक्टिकली हम नेचर में देखते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि शेर एक सबसे ताकतवर जानवर होता है, लेकिन आप देखेंगे कि वो कभी भी झुंड में अटैक नहीं करता। ये बात सही है या गलत? केवल 1 या 2 जानवर जब होते हैं तब वो अटैक करता है। इसका मतलब हमें कुछ सीख लेना चाहिए। हम बिखरे हुए हैं, इसीलिए दुश्मन जो है हम पर अटैक करता है बारी बारी से। और शायद यदि हम एक साथ हो जाएं, लड़ाई के लिए नहीं भी तैयार हो, केवल एक साथ हो जाए तो हमें लगता है कि दुश्मन हम पर अटैक करने से डरेगा। तो पिछले 72 सालों में जो कुछ भी हमारे साथ होना चाहिए था संविधान के दायरे में, मुझे लगता है कि 1% नहीं हुआ है। और कोर्टों में जो जो इशू जाते हैं उसके अगेंस्ट में निर्णय आता है, कोई दूसरा मुद्दा निर्णय आता है। अभी वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश की एक बात रखूंगा आपके सामने, जिसमें पंचायत चुनाव का मुद्दा आपके कोर्ट में आया और इशू ये था कि भाई जो चुनाव का आधार रखा गया है परिसीमन का, वो 2014 का है। क्योंकि बीच में जब कांग्रेस सरकार बनी तो उसने उस परिसीमन को, चूंकि वो सिस्टम बना है कि एक रोलिंग सिस्टम आना चाहिए, हर 5 साल में नया परिसीमन होना चाहिए और हर पंचायत का वो चेंज होना चाहिए। उसी हिसाब से तत्कालीन सरकार ने उसको परिसीमित किया था। लेकिन जब फिर से बीजेपी सरकार बनी और उसने चुनाव की घोषणा कराई तो पुराना बेस लेकर के, यानी 2014 का बेस लेकर के ही चुनाव की घोषणा करती है। अब अगेंस्ट पार्टी इस बात को लेकर कोर्ट में आती है कि भाई ये जो पुराना आधार है ये गलत है, इसको नए आधार पर लाना चाहिए। इशू ये था, लेकिन डिसीजन क्या देती है कोर्ट कि ओबीसी के जितनी भी रिजर्व सीटें हैं उनको अनरिजर्व कर दिया जाए। इशू क्या था? आधार जो आप ले रहे हो वो गलत है। निर्णय क्या आता है कि ओबीसी का और
नाम दिया, आधार दिया कि महाराष्ट्र में पंचायतों में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है, उस आधार पर ऐसा किया जाए। एक और मुद्दा, पुराना मुद्दा है जो 1949 से हमारे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और वो इशू ये है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का मुद्दा होना चाहिए या राम मंदिर का मुद्दा होना चाहिए। मतलब वो इशू था बाबरी मस्जिद वर्सेस राम जन्मभूमि, और भारत की सुप्रीम कोर्ट को आज तक ये पता नहीं लगा कि राम नाम का कोई व्यक्ति अयोध्या में पैदा हुआ है या, और जब पैदा नहीं हुआ है तो जन्मभूमि होने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो 3 पार्ट में दिया। क्यों? निरंकारी पक्ष अलग है, फिर वो बाबरी मस्जिद का पक्ष अलग है, 3 पार्ट आ गए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप सारे लोग वकील लोग हैं, मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन आंदोलन में जुड़ने के बाद कुछ ऐसी चीजों का अध्ययन करते आ रहा हूं जो ये पता चल रहा है कि हमारे समाज को न्याय नहीं मिलने का जो सबसे बड़ा कारण है, संविधान लागू होने के पहले जो लोग हमारे समाज को किसी भी प्रकार का हक और अधिकार नहीं देना चाहते थे, आज वही गवर्निंग बॉडी में है, वही जुडिशियरी बॉडी में है, वही मीडिया में है, और सारे लोगों की नीयत आज तक ठीक नहीं हुई है। तो ये नीयत ठीक करने का अधिकार क्या हमारे पास है? मैं आप लोगों से सवाल का जवाब चाह रहा हूं, उनकी नीयत ठीक करने का क्या अधिकार हमारे पास है? आप लोग बोल नहीं रहे हैं, है या नहीं है? और वो है केवल क्या? वोट का अधिकार, वोटिंग पावर। हमने किसी को चुना तो 5 साल के पहले तो उसको हटा नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे ही 5 साल गुजरेंगे तो फिर हम क्या हटा सकते हैं? और उन्होंने अभी एक नया सिस्टम एडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, कई जगह उन्होंने एडॉप्ट भी किया कि भाई रिजर्वेशन कोटे वाले अपना आवेदन किसी भर्ती के लिए रिजर्वेशन कोटे में ही भरें। हमारे एमपी में 1-2 जगह ये मतलब इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। तो हमारे लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि जब उन्होंने रिजर्वेशन कोटे वाले को रिजर्वेशन तक सीमित कर दिया, फिर वोटिंग के समय हमें भी ये तय कर लेना चाहिए कि हमारा वोट केवल और केवल मूल निवासियों को ही पढ़ना चाहिए, इसके अलावा कहीं भी निकलकर नहीं जाना चाहिए। और केवल मूल निवासी नहीं, जो डेमोक्रेटिक और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में चल रहे हो, ऐसे लोगों को यदि हम आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें हमारे समाज को जो आज जरूरत है, तो उसको ना तो सामाजिक, ना आर्थिक, ना राजनीतिक किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा है। तो इस न्याय की जिम्मेदारी हमारे लायक साथियों के ऊपर है कि आप समाज का मार्गदर्शन यदि करते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि समाज हमारा पिछले 72 सालों से अभी तक यही नहीं जानता है। अभी मैं जस्ट 4 दिन पहले बनारस लगभग 7 जिलों में घूम रहा था, बनारस के एरिया में। कुछ गांवों में जब मैं गया, वहां लोगों से पूछ रहा था कि भाई संविधान का नाम आपने सुना है? उन्होंने कहा साहब सुने तो है लेकिन देखे नहीं है। सुने तो है लेकिन देखे नहीं है। मतलब आज 72 साल के बाद ये स्थिति है हमारे समाज का। 70 साल का आदमी ये कह रहा है कि हमने अभी संविधान देखा नहीं, और जिस संविधान के माध्यम से हमारे समाज को न्याय मिलना है, हक अधिकार मिलना है, उस संविधान को वो देखा नहीं है। तो संविधान में क्या लिखा है, जो अधिकार लिखे हैं वो कैसे मिलेंगे, और इनको पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये उसको कुछ भी पता नहीं है। तो साथियों, ज्यादा लंबा समय ना लेकर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा
कि ज्यादा दूर नहीं तो कम से कम आपके संपर्क में जो भी साथी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको कम से कम संविधान के बारे में थोड़ा सा प्रेरित करें, और ये प्रेरित करें कि आप संविधान कम से कम 1 पेज पर डे पढ़िए, ज्यादा नहीं, कितना, 1 पेज। और पढ़ेंगे तब जब आपके घर में किताब आएगी, और धीरे धीरे घर परिवार, रिश्तेदार और समाज के लोग जागरूक होंगे, और फिर उनको खुद का एहसास होगा कि हम इतने दिन अंधेरे में रहे हैं, तो हमें ये जो वोटिंग पावर है ये कैसे यूज करना है इसका। इन्होंने इस वोट को मतदान बता दिया। क्या बता दिया? दान। ये मतदान करने की चीज नहीं है, ये प्रयोग करने की चीज है। और बाबा साहब ने ये वोट के अधिकार को पाने के लिए 4 बच्चे खोए थे। ये बहुत ही हमारे लिए दयनीय दशा है। इस महापुरुष ने लास्ट में आप देखेंगे जब उनके चौथे बेटे राजवर्धन जी का मतलब निधन लंदन जा रहे थे, तो मां रमाबाई ने उनको कहा कि घर में बेटे की लाश पड़ी है और आप जा रहे हो। बाबा साहब ने रोकर ही बात कही कि मैं यदि एक बेटे की लाश की व्यवस्था में लग जाऊंगा तो हमारे समाज के करोड़ों बेटों की लाशें चली जाएंगी, इसलिए एक बेटे की लाश बहुत बड़ा मायने नहीं रखती है। साथियों, ये कितनी दर्द भरी बात है, और फिर भी हम जागरूक लोग अपने आप को जागरूक कह रहे हैं, फिर भी हम आज जागरूक नहीं हो पाए, अपने साथी, पड़ोसी, रिश्तेदार को जागरूक नहीं कर पाए। तो हमें यही करना होगा। यही मैं बातें करते हुए आप सबसे अपील करते हुए कि अब वो समय आ गया है। हम हमारे समाज में नेता तो पैदा हुए, लेकिन वो परिवार, व्यक्ति और जाति में ही सिमट कर रह गए, और इस देश में राष्ट्रीय लेवल का कोई ऐसा संगठन नहीं निर्माण हुआ जिसकी कल्पना बाबा साहब ने की थी कि समस्या चूंकि राष्ट्रीय है, इसलिए राष्ट्रीय समस्या का समाधान करने के लिए संगठन भी राष्ट्रीय लेवल का होना चाहिए। वो संगठन सामाजिक भी हो, राजनीतिक भी हो, कल्चरल भी हो। और इसीलिए हमारे समाज में एक निराशा डाली गई है, कह रहे ये राजनीति बड़ी गंदी चीज है। आप गांव में और सामान्य लोग चर्चा करिए तो कहते यार राजनीति की बात मत करो, ये बहुत बेकार चीज है। ऐसा लगता है कि राजनीति गंदी चीज है? इस देश का एक एक कण यदि परिवर्तित करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए केवल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ही वो रास्ता है जिससे आप परिवर्तन कर सकते हो। राजनीति में तो हमारे लोग गए, लेकिन बिना ट्रेंड हुए गए, और बिना ट्रेंड होकर जाने की वजह से फिर वो किसी दूसरे के साथ चले जाते हैं, या उन्हीं के अंडर में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं कि फिर उनकी बोलने की हिम्मत नहीं रह जाती है। तो साथियों, पॉलिटिकल फील्ड को बाबा साहब ने बहुत ही स्ट्रांग कहा था, और जो संविधान के प्रियम्बल की पहली लाइन है कि हम भारत के लोग, और जो सॉवरेन शब्द है संप्रभु, आप भारत के संविधान में जो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है वो इसी से आया हुआ है। सम्राट अशोक का और छत्रपति शिवाजी का शासनकाल आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा कि ये सॉवरेन जो शब्द है, संप्रभु जो शब्द है, वहां से आया हुआ है। साथियों, बातें बहुत है, समय कम है, इसलिए मैं लंबी नहीं खींचते हुए आप सबको साधुवाद करता हूं। आप सबने अपना कीमती समय इधर दिया, और समाज में अमूल्य और कीमती शब्दों की भी समझ कम है, जरा इसको भी आप सब लोगों को समाज को समझाना है। वोटिंग के समय प्रत्याशी ये प्रचार करता है अपना अमूल्य मत देकर हमें विजयी बनाइए, ऐसे कहते हैं ना, और फिर वही प्रत्याशी हमारे समाज के लोगों को 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए देता है। ये सही है या गलत है? सही है। अमूल्य कहता है मतलब जिसकी कीमत नहीं हो सकती, फिर उसी की वो
कीमत देता है। तो इसलिए समाज को यह भी समझ आना चाहिए कि कीमती कहना और अमूल्य कहना ये भी कितना तर्कसंगत है। ये सारी बातें समाज में आप सब लोग फैलाएंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को सादर जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान।